हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस को। हमारा चल रहा था, लास्ट सेशन में हमने अपने चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स पे बात करनी है, यानी कि जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जब भी वो प्रश्न आएंगे तो आप आंसर राइटिंग किस प्रकार से करेंगे, यानी अपने उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे, वो हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई गई हैं और उनके लिए आपने रीजन देने हैं कि किस कारणवश ये हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हमको दी गई हैं, उस ऑब्जर्वेशन के लिए हमने रीजन बताना है कि रीजन क्या होता है। जैसे फर्स्ट है आपका, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर? गरम खाने की जो महक होती है, जब खाना गरम गरम होता है तो उसकी जो महक होती है, उसमें जो खुशबू होती है, वो हम तक बहुत कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, गरम खाना कहीं रखा हुआ है, सपोज किचन में रखा हुआ है, हम बाहर किसी दूसरे रूम में है तो वहां तक हमारे पास गरम खाने की महक आ जाती है। लेकिन अगर ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके वहां पर जो फूड बना है उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। गरम है जब भी खाना, तो गरम खाना यानी उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो ज्यादा वो क्या करेगा? मूव करेगा, और ज्यादा मूव करेगा तो दूर तक वो पहुंच पाएगा। ठीक है, लेकिन ठंडे खाने में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर विस्तरण नहीं हो पा रहा है, गैस नहीं निकल रही है, तो इस प्रकार से आप तक वो महक नहीं पहुंच पा रही। ओके, the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particle of hot food have more kinetic energy। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर? जो फूड है उसकी जो क्या है? स्मेल है, वो गरम है ना, खाना गरम है आपका, तो जो स्मेल के पार्टिकल्स है वहां पर वो कैसे है? उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और उसके कारण उनका डिफ्यूजन ज्यादा तेजी से होगा, तो इस वजह से जो स्मेल है वो आपको दूर तक पहुंच रही है। लेकिन कोल्ड पार्टिकल्स, कोल्ड फूड जो है उसमें ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, सो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ गई। ओके, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होगा। ठीक है ना, आपने बोला था तापमान बढ़ेगा तो विसरण की गति तेज होगी, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है ना, तो ये आपका विसरण, जो डिफ्यूजन आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था तो आपने बोला था तापमान बढ़ाने से विसरण की दर तेज होगी। तो यहाँ पर क्योंकि खाना गर्म है, तापमान अधिक है, उससे निकलने वाली जो गैस है जिसको आप स्मेल के पार्टिकल्स बोल रहे हैं वो गर्म है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो विसरण आपका तेजी से होगा। तो वो जो सुगंध है आपको वो दूर तक आ रही है। लेकिन ठंडे खाने से गैस बन रही है या जो स्मेल है उसके वो गर्म नहीं है, यानी तापमान अधिक नहीं है, तो तापमान चूंकि अधिक नहीं है तो आपका गतिज ऊर्जा उतनी नहीं है और फिर पार्टिकल जो है वो उतना मोर रेंडमली मूव नहीं कर पा रहे हैं और विसरण उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसकी गंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ रहा है। ओके, चलिए तो इसका आंसर नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मेटल। पदार्थ के कणों की हम लोगों ने बात की थी, तो उन कणों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या है, उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन आंसर करेगा बताओ? पदार्थ के कण यानी कि पदार्थ जो है आपका वो कणों से मिलकर के बना होता है, आपने बोला उसकी विशेषताएं क्या क्या, यानी उस कण में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो ये पदार्थ है, पेन आपका पदार्थ है ना, क्यों पदार्थ है? क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, भार है कुछ ना कुछ, और इसके अलावा ये स्थान भी घेरा है, कहीं पर मैं रख रही हूँ तो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें आयतन भी है, तो द्रव्यमान है, आयतन है, यानी कि ये पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है आपका, इस पदार्थ का के अंदर कण होंगे बहुत सारे, क्योंकि ये कणों से मिलकर के बना हुआ है। हम यही पढ़ते हैं ना, पदार्थ की संरचना में हमने क्या बोला?
कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। उन्हीं कण की हमने विशेषताएं बतानी है। तो इसमें एक ही कण थोड़ी है, इसमें तो बहुत सारे कण हैं। तो एक कण जो है वो दूसरे कण से जुड़ा हुआ है, तो वो आकर्षण के बल के कारण जुड़ा हुआ है। तो यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने क्या बोला था कि कोई भी जो पदार्थ है इसमें जो कण है वो हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, यानी कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब डिपेंड करता है उनका फिजिकल स्टेट पे। अगर ठोस अवस्था हुई तो वो जो मूवमेंट है या वो गति है वो बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे ये ठोस है, आप बोलोगे मैम अगर इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कण हमेशा गति की अवस्था में है, हिल डुल रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो ये पेन अपना शेप बदलता रहेगा जब वो मूव कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पेन ठोस अवस्था में है इसीलिए उन कणों की जो गति है वो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम नगण्य मान सकते हैं, लेकिन गति करते हैं, मूव होते हैं वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर गैसीय अवस्था में हम पार्टिकल की बात करें तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और जो गति होती है पार्टिकल्स में वो बहुत ज्यादा होती है। ये आप विसरण से भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हवा में आपने कहा कि बहुत दूर तक हमारा भोजन की गंध आ रही है, या फिर आपने कोई अगरबत्ती जलाई या आपने परफ्यूम की बोतल खोली तो बहुत दूर तक आपकी स्मेल जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हवा के कण है, हवा भी आपका पदार्थ है, उसके जो कण है वो बहुत ज्यादा गति की अवस्था में और वो उनका विसरण होता रहता है, फैलती रहती है चारों, ठीक है ना। इस प्रकार से तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक तो मैंने आपको बोला पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में आकर्षण का बल होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि वो हमेशा जो कण है वो हमेशा गति की अवस्था में रहेगा, वो गति करता रहेगा, कम ज्यादा कुछ ना कुछ वो गति करता रहेगा। और तीसरा है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में स्थान भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये भी डिपेंड करेगा उनकी फिजिकल स्टेट पर, यानी भौतिक अवस्था पर। अगर ठोस अवस्था हुई तो वो रिक्त स्थान कम होता है, बहुत कम होता है। अगर द्रव अवस्था है तो ठोसों की अपेक्षा वो रिक्त स्थान अधिक होता है, यानी खाली जगह उनके बीच में। समझ रहे हो? ठोस ठोस है तो खाली जगह बहुत कम है, द्रव द्रव है तो थोड़ी खाली जगह। अगर गैस है, कोई गैस के कण है तो उनके बीच में बहुत अधिक आपका खाली जगह आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था चैप्टर में, जब भी हम लोग पदार्थ के कणों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं पर बात कर रहे थे। सो फर्स्ट वन, पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? जिसको मैं खाली स्थान बोल रही थी, तो वही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना है और अणुओं के बीच का जो स्थान होगा। पार्टिकल के लिए अणु वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है ना। आगे के चैप्टर में अणु आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझिए अणु उस कण के लिए ही बोला गया है। तो अंतरा आणविक स्थान कणों के मध्य होता है। अंतरा आणविक स्थान से क्या समझे, मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है सपोज, ठीक है, ये पेन है, तो ये पेन की संरचना है कुछ इस प्रकार, तो इसमें कण है, ठीक है। तो इन कणों के बीच में ये स्थान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस कण को अणु बोला है, इसको अणु, और अणुओं के बीच का जो स्थान है उसको क्या बोला गया, अणु, अंतरा अणुक स्थान, ठीक है ना। तो सभी जो पदार्थ है, ये मैंने पेन का एग्जांपल लिया कि पेन कुछ इस प्रकार है। अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं द्रव अवस्था में, तो पानी के कण थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में स्थान थोड़ा अधिक हो गया, ये स्थान है बीच का, ठीक है। अगर मैं हवा की बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में पदार्थ है तो उसके कण और दूर दूर चले जाते हैं इस प्रकार कहीं भी, ठीक है। तो इनके बीच का स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कणों के बीच का स्थान। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं आपके आसपास वो कणों से मिलकर के बने हुए हैं और उन कणों के बीच में स्थान होता है, खाली स्थान, जिसको अंतरा आणविक स्थान कहा गया है, ठीक है ना, या अंतरा अणुक स्थान जिसको कह रहे हैं। इसके अलावा सेकंड है पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण का बल भी उन कणों के मध्य होता है। जैसे कि ये दो कण है तो ये एक दूसरे को आकर्षण के बल के द्वारा बांधे हुए, ठीक है। यहाँ पर भी डिपेंड करेगा उनकी फिजिकल स्टेट पर, यानी भौतिक अवस्था पर, कि कौन सी भौतिक अवस्था है। अगर ठोस है तो वो अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका रिजिड स्ट्रक्चर है। इसीलिए आप इस पर हाथ लगा रहे हैं या फिर टेबल पे आपने हाथ रखा है तो आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेबल है उसमें लकड़ी से बनी हुई है टेबल, लकड़ी पदार्थ है आपका, पदार्थ में होंगे कण, लकड़ी के छोटे छोटे कण होंगे, उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण का बल है। तो जब भी आप नॉर्मल रख रहे हैं तो कम फोर्स लगा रहे हैं,
अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपका हाथ टेबल से आर पार चला जाएगा। कैसे? उसको तोड़ करके, उस अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ करके। और इसके लिए आपको सीखना होगा क्या? जूडो, कराटे वगैरह। ठीक है। और अगर हम पानी की बात करें, पानी भी पदार्थ है आपका, कण उसमें भी है, कणों के बीच में आकर्षण का बल वहां पर भी है, लेकिन वो दुर्बल प्रकृति का यानी कमजोर है। इसीलिए आप पानी में हाथ डाल रहे हो ना तो आराम से आपका हाथ जा रहा है पानी में। ओके। और हवा, हवा में भी कण है बहुत सारे हमारे आसपास, आपके आसपास भी हवा है जहां आप बैठे हुए हो, मेरे आसपास भी हवा है। अब मैं अपना हैंड इजीली मूव कर पा रही हूँ इस पदार्थ में, ये भी तो पदार्थ है ना, लेकिन मैं अपना हाथ आसानी से मूव कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कणों के बीच का आकर्षण बल है, अट्रैक्शन का फोर्स है, वो बहुत ही दुर्बल प्रकृति का है। इतना कमजोर है कि मैं थोड़ा सा ऐसा भी कर रही हूँ ना, वो बल टूट रहा है और टूटने से मेरा हाथ आर पार जा रहा है। तो अगर आप पानी और हवा में कंपेयर करेंगे तो पानी में आपको तभी भी थोड़ा फील होता है कि आपको थोड़ा दबाव या फोर्स लगाना पड़ता है जब भी आप पानी में हाथ डालो, लेकिन हवा में हाथ मूव करने के लिए आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। सो पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी कि कणों के बीच में क्या होता है? अंतरा आणविक आकर्षण का बल भी होता है। ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्या बोला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना। लगातार जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसे ये पानी का कण है, ये इस पेन का कण है, या ये हवा का कण है, ये लगातार मूव कर रहे हैं, मोशन में, गति में है। लेकिन यहाँ पर भी डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट पर कि आपका अगर ठोस अवस्था है तो वहां पर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, या जो पार्टिकल मूव कर रहा है मैटर का, पेन का जो कण है ना, वो जो मूव कर रहा है वो मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी। ओके। पानी में थोड़ा अधिक होगी और हवा में यानी गैसीय अवस्था में तो बहुत ज्यादा होगी। ओके। तो ये तीन आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे थे और इन्हीं को आपने चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके। तो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी आकर्षण का बल होता है, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो आप एक और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश जिनकी बुक्स इंग्लिश में हैं, तो वो लोग फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। प्रश्न लिख लेंगे। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है। GHS रॉन रमोली, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है। वेरी गुड। GIC बाघ वाला हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, आप कैमरे के सामने आएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 9th ए। कौन सी क्लास में? 9th ए। 9th में। ओके। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? पहला मैम। पहला चैप्टर। क्या नाम है इसका? आसपास, हमारे आसपास। हमारे आसपास। क्या है हमारे आसपास? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? थोड़ा राइट हो जाएंगे अपने। क्या नाम है आपका? दिव्या पाठक। दिव्या। दिव्या थोड़ा राइट होंगे अपने, थोड़ा राइट को मूव करेंगे।
तो हम चैप्टर कौन सा चल रहा है, क्या कहा जयप्रकाश ने, कौन सा चैप्टर चल रहा है? पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। वेरी गुड। तो पदार्थ क्या होते हैं? बोलो, कोई पदार्थ देखा है आपने? यस मैम, जैसे कुर्सी, वेरी मेज गुड, वेरी और गुड। एग्जाम्पल्स। आपके हाथ में जो माइक है, क्या ये पदार्थ है? यस मैम। यस, क्यों है बताइए सभी को। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। ये पदार्थ क्यों है? जो आपने बोला चेयर है, आपका टेबल है, यानी कुर्सी, मेज या माइक जो है वो पदार्थ है, आपने कहा, वो पदार्थ क्यों है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप। क्यों है पदार्थ? क्योंकि मैम ये हमारे पास है शायद, इसलिए यस, हमारे पास में इसलिए। ओके, चलिए, वेरी गुड दिव्या। और कोई आंसर करेगा? पदार्थ होता क्या? दिव्या ने मैं एग्जाम्पल बताए, चेयर का बताया, टेबल का बताया, माइक बोला, इसके अलावा पदार्थ होता क्या है, ये कौन बताएगा? वेरी गुड दिव्या, सिट डाउन बच्चे, किसी और को दो माइक। पदार्थ क्या होता है? इतने सेशंस ले लिए हमने, इतने सेशंस में इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, पदार्थ क्लियर हो गया था, उसके एग्जाम्पल पढ़े, उसके हमने फिजिकल स्टेट देखी यानी भौतिक अवस्थाएं देखी, उनमें अंतर देखा, फिर अलग अलग टर्म्स हमने पढ़ी, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, प्रेशर का इफेक्ट देखा, सभी जगह पदार्थ की बात हो रही थी। इससे पहले जो ये और इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर भी पदार्थ की बात हुई। और पदार्थ होता क्या है ये मैं आपको 2 बार बता चुकी आज ही के सेशन में। तो बताइए क्या होता है पदार्थ? जब हमने चेयर की बात, यानी जब दिव्या ने चेयर की बात की और उन्होंने टेबल की बात की, साथ ही उन्होंने माइक की बात की, 3 चीजों की बात उन्होंने की, और मैंने कौन सी बात की थी? मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना। ये 4 चीजें हो गई। इन 4 चीजों में क्या चीज हमें देखने को मिलती है? पहली चीज कि सभी में द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ इनका भार है। वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे कुछ ना कुछ वेट इनका आएगा, चाहे पेन हो गई, चाहे आपका चेयर होगी, चाहे टेबल हो गया, या फिर आपने माइक की बात, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान इनका है, भार है ना, हाथ में लेते हो तो वजन लगता है, तो इसका मतलब द्रव्यमान होगा इसमें। तो द्रव्यमान है पहली चीज। हर वो चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान है। और दूसरी चीज, जो इस यूनिवर्स में, यहाँ पर स्पेस में, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो यानी कि जो स्थान घेर रही है, जगह घेर रही है। चेयर को रखेंगे कहीं पर, कुछ ना कुछ जगह घेरती है। माइक को रखेंगे कहीं पर, माइक भी कुछ ना कुछ जगह घेरती है। कुर्सी यानी कि आपका, कुर्सी को रखेंगे, चेयर बोल रहे हैं, वो जगह घेरती है। टेबल यानी कि मेज, वो भी आपका स्थान घेरती है। और मैं इस पेन को कहीं पर रख रही हूँ, चाहे अपने लेफ्ट हैंड में रखूं या फिर राइट हैंड में रखूं, ये भी आपका स्थान घेर रहा है। इसके अलावा मैं इसको कहीं पर भी रख दूं, यह स्थान घेरता है। तो यानी कि स्थान घेरने से अर्थ है आयतन। तो जिस भी चीज में द्रव्यमान है और आयतन है वो पदार्थ है आपका। समझ आ गया? बोलो क्या है पदार्थ? कुर्सी, मेज और माइक, पेन आपका पदार्थ क्यों है? क्योंकि इनमें द्रव्यमान है एक तो, और दूसरा ये स्थान घेरती हैं, इसलिए ये पदार्थ है। क्लियर है? बोलो भाई, हैंड रेज करो अभी। समझ आ गया? चलिए, अब कौन बताएगा मुझे पदार्थ क्या है? दिव्या क्लियर है? अभी बताइए पदार्थ क्या होता है। क्या बताया मैम ने? भी पदार्थ क्या होते हैं? वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। देखो कोई क्लास में आंसर नहीं कर रहा है, आपने आंसर किया, जयप्रकाश ने आंसर किया, कितनी अच्छी बात है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे हो आप लोग। बताइए पदार्थ क्या बताया अभी, पदार्थ क्या होते हैं? जैसे माइक कोई ऑन चीज करो। स्थान घेरती है, और जिसमें जैसे कोई चीज द्रव्यमान स्थान, हो। जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, तो स्थान घेरती है, यस, उसे पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड। जिसमें द्रव्यमान होता है और जो आयतन है जिसमें, यानी कि जो स्थान घेर रही है, उसको पदार्थ कहा जाता है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो यहाँ पर हम लोगों ने, वेरी गुड बच्चे, तो यहाँ पर हमें दिव्या और जयप्रकाश ने बहुत अच्छे से आंसर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हो गया था, पदार्थ है जो भी चीज, कुर्सी है, मेज है, पेन है, तो सभी कणों से मिलकर के बने हुए, उन्हीं कणों की हमने विशेषताओं की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी।
हमें पता है क्या कहा गया है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसको कहा जाता है घनत्व। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है घनत्व? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर मुझे इसका घनत्व निकालना है कि इस पेन का घनत्व कितना है और मेरे पास इसका द्रव्यमान और आयतन है, तो मैं इसके द्रव्यमान को आयतन से विभाजित कर दूंगी, भाग दे दूंगी, तो मुझे इसका घनत्व पता चल। ठीक है, तो उसी घनत्व के आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। किस किस को? एयर हो गया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी यानी शहद, वाटर यानी कि जल, चॉक, कॉटन एंड आयन। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं और इनको आपने क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में, किसके? घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आपने लगाना है। बेसिकली जो चीज स्थान कम घेर रही हो, है ना, क्या समझ में आता है इससे? इससे ये समझ आता है घनत्व बराबर क्या है आपका, बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन आपका क्या होगी? एक भिन्न की तरह हो गई। ठीक है, भिन्न में द्रव्यमान आपका अंश है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, यानी कि जिसको हर कहा जाता है, वो क्या है? आपका आयतन है। तो आपने भिन्न में पढ़ा है कि अगर हर का मान अधिक होता है, नीचे वाले पार्ट का मान अधिक होगा ऊपर की तुलना में, तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। अगर यहाँ वैल्यू अधिक है, इसका मान अधिक है, ज्यादा है, और इसका कम है, तो यहाँ मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा घनत्व का। सेम, अगर यहाँ मान कम है और इधर अधिक है, तो घनत्व का मान अधिक आएगा। यही होता है ना। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है आयतन मतलब जो चीज स्थान अधिक घेर रही, जो ज्यादा जगह घेरेगी उसका आयतन अधिक होगा, है ना। और अगर उसमें द्रव्यमान कम है, आयतन अधिक है यानी जगह ज्यादा घेर रही है और द्रव्यमान कम है, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं पर जिसमें द्रव्यमान अधिक है और वो स्थान कम घेर रही है ना, भारी ज्यादा है और दिखने में छोटी सी है, आयतन कम घेर रही है, तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों के, इन्हीं पदार्थों के बारे में बताया गया, जैसे एयर है। तो एयर, हवा बहुत हल्की होती है, तो द्रव्यमान कम हो गया, लेकिन आयतन क्या है? अधिक है, जगह बहुत ज्यादा घेर रही ना, तो आपका घनत्व तो उसका कम आएगा। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, अब चिमनी से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, यानी कि जो धुआं है, उसमें कई सारे धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर द्रव्यमान थोड़ा अधिक होगा, लेकिन आयतन उसका भी अधिक है, तो उसका घनत्व भी आपका लगभग कम ही आएगा, लेकिन एयर की तुलना में आप क्या बोलेंगे? थोड़ा अधिक आएगा। हनी की बात करेंगे, शहद कैसा होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान थोड़ा अधिक होगा, आयतन उसका कम होता है, क्योंकि वो उतना नहीं फैलता जितना एयर फैलती है ना, तो आयतन उसका कम है, तो इस वजह से उसका जो घनत्व होगा इन दोनों की तुलना में अधिक होगा। जल की बात करेंगे, जल शहद से कैसा होता है? थोड़ा बहता है, जबकि शहद वैसा नहीं होता, शहद तो गाढ़ा होता है ना, लेकिन पानी ऐसा नहीं होता, तो पानी का आयतन ज्यादा आएगा और द्रव्यमान क्या आएगा? थोड़ा कम आएगा। तो इस वजह से इसका जो घनत्व होगा पानी का, वो आपका शहद की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चौक की बात करेंगे, इसका आयतन अधिक आएगा इनकी तुलना में। कॉटन का जो आयतन होगा वो कम होगा, और आयन का जो होगा, कॉटन का जो आयतन होगा वो अधिक होगा, लेकिन घनत्व कम होगा। आयन का यानी लोहा कितना भारी होता है और द्रव्यमान कम, ज्यादा है और आयतन कम है, तो आपका इसका घनत्व भी अधिक आएगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम घनत्व एयर यानी वायु का, ओके। उससे अधिक किसका है? यहाँ पर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसका घनत्व अधिक है। उससे अधिक है कॉटन का, रुई जो आपकी होती है, उससे अधिक आएगा वाटर। ठीक है, और वाटर से अधिक आएगा हनी, और सबसे फिर आएगा चॉक, और सबसे अधिक आएगा आयन यानी कि लोहे का। ठीक है, इस तरीके से। तो किसी तत्व के पदार्थ के आप लिख सकते हैं प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, जिसमें कि ये अलग है यहाँ से: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। ठीक है ना, तो वायु हो गया, चिमनी का धुआं हो गया, रुई हो गई, जल, शहद, चौक और आयन, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है घनत्व का। ओके, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पर बात की, साथ ही जीआईसी बाग वाले के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जयप्रकाश
और दिव्या ने आंसर किया बहुत अच्छे से जितने भी प्रश्न पूछे गए। और आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे यहाँ पर। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।